Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So this is next lecture in our series of MHI 9 Indian National Movement. जो इग्नू का MA हिस्ट्री का सेकेंड ईयर कोर्स है, हम उसको कवर कर रहे हैं एंड उसमें हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है ऑन कैम्ब्रिज व्यूज़ ऑन इंडियन नेशनलिज्म. ठीक है, हम इंडियन नेशनलिज्म पे डिफरेंट जो है पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हमने कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव देखा, फिर नेशनलिस्ट देखा, मार्क्सिस्ट देखा, राइट, हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में. तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसमें कैम्ब्रिज व्यूज़ को स्टडी करेंगे. ठीक है, कि जो कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस थे, जो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, उन्होंने क्या व्यू पॉइंट दिया है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन नेशनलिज्म. एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. देखिए, जो भी हम ये पर्सपेक्टिव्स पढ़ रहे हैं ना, आपके अगर इग्नू के एग्जाम्स हैं उसके व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, हाई चांसेस, अराउंड 80 to 90% चांसेस है कि इनमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा एंड दैट इज़ फॉर 20 मार्क्स. ठीक है, तो उसके बिना भी जो है, अगर आपका कोई ऑप्शनल है हिस्ट्री का इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज, तो वहाँ पे भी आपके लिए यूज़फुल रहेंगे ये लेक्चर्स. तो इनको मिस मत कीजिएगा. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ ऑन कैम्ब्रिज व्यूज़ ऑन इंडियन नेशनलिज्म. ठीक है, तो देखिए, जो कैम्ब्रिज व्यूज़ थे ये बेसिकली एक इनका इम्पॉर्टेंट वर्क आया, मॉडर्न एशियन स्टडीज़. आपको ये वर्क माइंड में रखना है, मॉडर्न एशियन स्टडीज़. ठीक है, इसमें इनके आर्टिकल्स पब्लिश हुए और उनमें इन्होंने अपना जो है व्यू पॉइंट दिया विद रिस्पेक्ट टू इंडियन नेशनलिज्म. ठीक है, 1960s के टाइम पे जो है इन्होंने अपना पॉइंट जो है व्यू पॉइंट था उसको फॉरवर्ड रखा था. ठीक है, तो फॉरवर्ड किया था. और बेसिकली आप देखेंगे इनके जो पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है टू कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर्स. ठीक है, जो कॉलोनियलिस्ट इतिहासकार बोलते हैं उनके जो है व्यूज़ और इनके व्यूज़ जो हैं कहीं ना कहीं मैच करते हैं. देखिए, अगर आपने वो इनकी जो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, कॉलोनियलिस्ट हो गया, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, तो पहले आप एक बार वो देख लीजिए, उसके बाद आप कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस को कवर कीजिए. बिकॉज क्या है, कॉन्टिन्यूशन बनता आ रहा है, आपको बैकग्राउंड पता लग जाएगा. अभी मैं आपको यहाँ पे नाम यूज़ करूँगी, कॉलोनियलिस्ट, मार्क्सिस्ट, नेशनलिस्ट, तो आपको थोड़ा माइंड में नहीं क्लियर होगा कि वो क्या एग्जैक्टली बोलते हैं. ठीक है, तो आप एक बार पहले वो वीडियोस देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी. मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और उनको कवर करके फिर आप यहाँ पे आए तो आपको और अच्छे से चीज़ें जो है समझ में आएंगी. ठीक है, तो देखिए, अब इसमें जैसे हमने बात की कि इनका जो पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियन से मिलता है. क्यों मिलता है, जैसे देखिए उसमें हमने देखा था कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियंस बोलते हैं कि वो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते, और वो बोलते हैं कि इंडिया में खुद में इतनी डाइवर्सिटी थी, इतने अलग अलग ग्रुप्स थे, उनके आपस के ही कॉन्फ्लिक्ट्स थे जिनके कारण ये चीज़ें हुई, राइट. ठीक है, तो वो एक्चुअल में ये बोलते हैं कि उनको ब्रिटिशर्स से इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिनकी उनकी आपस की प्रॉब्लम्स थी. ठीक है, तो सिमिलरली जो कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस हैं ये भी यही बात करेंगे. ठीक है, कि रादर जो है ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट जो है इंडियंस को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी जितने ज़्यादा उनके कॉन्ट्राडिक्शंस अमंग इंडियंस देमसेल्व्स थी. ठीक है, इंडियंस में आपस में थी. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके जो व्यू पॉइंट्स हैं वो कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर से मिलते हैं. ठीक है, उसके बाद अगर हम नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं ये उनको अपोज करते हैं. ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं क्या क्या बातें करते हैं ये. ठीक है, सबसे पहले तो वही बात है, बेसिकली जैसे नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट लेके आते हैं कि हाँ, इनमें जैसे इंडियंस को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रॉब्लम थी, उनकी इम्पेरियलिस्ट प्रॉब्लम्स, इम्पेरियलिस्ट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट प्रॉब्लम्स थी. ठीक है, बट ये कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं कि जो रियल कॉन्ट्राडिक्शन थी, ठीक है, दैट वाज अमंग इंडियंस देमसेल्व्स. ठीक है, रियल जो कॉन्ट्राडिक्शन थी वो इंडियंस के बीच में आपस में थी, ना कि बिटवीन इम्पेरियलिज्म और इंडियंस में थी. ठीक है, तो ये कैम्ब्रिज वाले जो है कहीं ना कहीं कॉलोनियलिस्ट के आप देखेंगे उनके व्यू पॉइंट से सिमिलर व्यू पॉइंट प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो कुछ जैसे हिस्टोरियंस का यहाँ पे नाम आता है, ये हिस्टोरियंस देखिए आपको माइंड में रखने हैं, आपको अपने एग्जाम में इनके बारे में ज़रूर मेंशन करना है. ठीक है, तो ये जो कुछ हिस्टोरियंस है, फॉर एग्जांपल जॉन गलाहेगर एंड देन रोनाल्ड रॉबिन्सन. ठीक है, इन्होंने क्या बोला
कि जो इंडियंस थे, और इंडियंस नहीं, आप देखेंगे एशिया और अफ्रीका में, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनीज अफ्रीका में भी थी, एशिया में भी थी, अलग अलग जगहों पे, है ना। तो वो क्या बोलते हैं कि इनकी आपस की इतनी वीकनेस थी, इनके आपस के इतने कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जिनके कारण ये इन्होंने खुद यूरोपियंस के साथ कोलैबोरेट किया, और इस वजह से जो है यूरोपियंस कॉलोनियलिज्म कर पाए। ठीक है, तो ये बेसिकली ये क्या पॉइंट आउट करते हैं कि आपस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण ही जो एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, वहाँ पे कॉलोनीज बनी। ठीक है, यूरोपियंस ने कॉलोनीज बना पाए वहाँ पे। तो ये बेसिकली वही है। ठीक है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। फिर उसके बाद एक और ऐसे हिस्टोरियन है, कैम्ब्रिज हिस्टोरियन अनिल सील। ठीक है, इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है द एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अब ये बेसिकली इसमें क्या बोलते हैं कि देखिए, जैसे हम आपको सबको पता है, जब हम अर्ली इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं, जो मैं बात कर रही हूँ लास्ट फेज ऑफ 19th सेंचुरी, 1870s 1880s, ठीक है, वो वाला फेज जो था, उसमें इंग्लिश एजुकेशन का बहुत इन्फ्लुएंस था, राइट। ठीक है, वेस्टर्न आइडियाज हो रहे थे, उससे हमने देखा है कि मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया राइज हुई थी। ठीक है, जब भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं हम उसमें कवर करते हैं, राइट। तो वो ये क्या बोलते हैं, अनिल सील बोलते हैं कि उस टाइम पे इंग्लिश एजुकेशन हुई, ठीक है, मिडिल क्लास राइज हो रही थी। और जैसे ब्रिटिशर्स का था, ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, जो आपको सबको पता होगा, जो इंग्लिश एजुकेशन वो इंट्रोड्यूस की थी उन्होंने, उसका बेसिक मोटिव क्या था, उनका बेसिक मोटिव ये नहीं था कि उनको इंडियंस की डेवलपमेंट करनी है, जबकि उनका बेसिक एम क्या था कि हम इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके थ्रू जो है ऑफिस जो एडमिनिस्ट्रेशन में हमें हेल्प होगी। ठीक है, कुछ हम इंडियंस की एक क्लास बना लेंगे जो है जिनका, जैसे वो बोलते थे कि जिनका कलर वगैरह इंडियंस के जैसे होगा, ठीक है, बट उनकी जो सोच होगी, ठीक है, उनका जो माइंडसेट होगा वो किसकी तरह होगा, ब्रिटिशर्स की तरह होगा। ठीक है, तो उनका बेसिकली वही था कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेंगे, हमारे जो है हम अपने तरीके इनको सिखाएंगे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, और फिर उसके बाद बेसिकली क्या करा, उनको हायर पोस्ट वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन में देने लगे। ठीक है, मतलब हायर नहीं, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक पर्टिकुलर क्लास को, जैसे हम बोलते हैं मिडिल क्लास को। ठीक है, बाकी उनका वो कुछ नहीं था कि हाँ हमें सारी पूरी डेवलपमेंट लेके आनी है इंडिया में, ठीक है, मासेस तक हम पहुंचाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको बस एक क्लास जनरेट करनी थी जो है उनके एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर सके, क्योंकि वो तो इंडिया के बारे में इतना अच्छे से नहीं उनको पता था ना चीज़ें, तो उनको एक कोई तो कॉमन लोग लिंक चाहिए बिटवीन द मासेस। ठीक है, एंड इंग्लिश, इनके बीच में कुछ तो लिंक चाहिए ना, तो उनको बस एक वो क्लास बनानी थी। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बोलते हैं, अनिल सील बोलते हैं कि जो इंग्लिश एजुकेशन आया ब्रिटिशर्स के थ्रू, उनसे एक मिडिल क्लास बना। ठीक है, जिन्होंने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से की बात की, जैसे आप देखेंगे मॉडर्स की डिमांड रहती थी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, और ब्रिटिशर्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन में इस मिडिल क्लास को जो है कुछ पोस्ट वगैरह दे रहे थे। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं अनिल सील कि उस टाइम पे ऐसा हुआ, पोस्ट तो कुछ लिमिटेड ही थी, बिकॉज ब्रिटिशर्स का ये थोड़ी था कि हमें डेवलपमेंट करनी है, हमें मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट करनी है, मैक्सिमम यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करनी है, ऐसा उनका मोटिव नहीं था। तो पोस्ट तो जो थी लिमिटेड थी, बट लोग जो थे बहुत ज़्यादा हो गए थे। ठीक है, उनको क्लेम करने वाले पोस्ट को बहुत ज़्यादा लोग थे, तो इसलिए बोलते हैं अनिल सील कि लोगों में आपस में ही जो है वो राइवलरी क्रिएट हो गई। ठीक है, वो आपस में ही जो है उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे, जो ये इलाइट क्लास जो है इमर्ज हो रही थी, राइट, उनमें आपस में उनके इंटरेस्ट के कारण कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, क्योंकि उनको सबको पोस्ट चाहिए। ठीक है, सबको अभी जैसे हाई अच्छी वहाँ पे ब्रिटिशर्स के अंडर पोस्ट चाहिए, तो अनिल सील बोलते हैं बेसिकली ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, यही मेन कॉन्ट्राडिक्शन बना। ठीक है, एजुकेटेड एलाइट के बीच में, रादर ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में आपस में प्रॉब्लम होने की जगह ये आपस में ही एजुकेटेड जो एलाइट क्लास इमर्ज हुई उसमें प्रॉब्लम थी। ठीक है, ये पढ़े लिखे जो एजुकेटेड एलाइट क्लास अब बन गई थी, इनको अब ये पढ़ लिख लिए, राइट, अब जॉब्स तो चाहिए ना इनको, पढ़े लिखे क्यों है फिर ये, जब पढ़ लिख लिए अब सब कह रहे हैं हमें जॉब दो, हमें पोस्ट दो, बट वो ब्रिटिशर्स ने तो आप अपना काम पूरा करना था, उनका
10 पोस्ट में खत्म हो गया सारा काम, मतलब एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लोग जो है 100 हैं लेने वाले पोस्ट, बट पोस्ट 10 ही हैं, तो आपस में प्रॉब्लम्स होंगी ना उनके। तो ये अनिल सिल वही बोलते हैं कि इनकी आपस की प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, फिर इस पे जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, ठीक है। उसके बाद अनिल सिल जो है मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट को भी अपोज करते हैं, उसके भी जो है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि जो इंडियन नेशनलिज्म थी ना, वो किसी इकोनॉमिक जैसे वो क्लासेस वगैरह की डिमांड्स थी, ठीक है, पर्टिकुलर उसका रिजल्ट नहीं थी। जैसे हमने मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट की जब बात की थी तो हमने क्लासेस के टर्म में ही बात की थी, ठीक है। इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने देखा था, जैसे हमने उसमें बात की थी कि जो मॉडरेट थे वो अपर क्लास के थे, ठीक है। लेटर ऑन जो एक्सट्रीमिस्ट विंग आया वो थोड़ा सा मतलब पैटी बर्गुइज क्लास का आ गया था, राइट। तो इस तरह से जो है क्लासेस की बात हो रही है, बट यहाँ पे अनिल सिल उसको अपोज करते हुए बोलते हैं कि ये जो इंडियन नेशनलिज्म था ये किसी क्लास डिमांड का प्रोडक्ट नहीं था, या फिर आप कह दीजिए कि उसमें इकोनॉमी में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसकी वजह से इंडियन नेशनलिज्म आया, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली उसको जो है अपोज करते हैं, और रादर ये बोलते हैं कि क्लासेस की जगह, ठीक है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस थी ये कास्ट के बीच में थी, डिफरेंट कास्ट्स के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में, ठीक है, नॉट बिटवीन द क्लासेस। तो इस तरह से ये मार्क्सिस्ट को भी, क्योंकि मार्क्सिस्ट का अपर क्लास लोअर क्लास वैसा ही रहता है, वो ज़्यादा इकोनॉमिकल टर्म्स में देखेंगे, बट ये क्या बोलते हैं कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस थी ये क्लास के बेस पे नहीं थी ज़्यादा, ये जैसे हॉरिजॉन्टल थी, देखेंगे आप, ठीक है। ऊपर नीचे क्लासेस की नहीं बोल रहे, क्लास ये बेसिकली वही इलाइट क्लास जो इमर्ज हुई है उसकी बात कर रहे हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ मतलब रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, ये बातें बोलते हैं, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये फिर थोड़ा सा आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, उसके भी अगेंस्ट बोलते हैं कि वो बेसिकली अगर देखें उनकी जो स्ट्रगल्स वगैरह थी, ठीक है, वो फेक थी, ठीक है। तो इस तरह से उनकी स्ट्रगल्स को भी, जो एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल्स थी, उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते सील, ठीक है। तो जबकि आप देखेंगे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही वो करते थे ना, क्योंकि वो तो मेन स्ट्रीम में थी, बट ये सील जो है ऑपोजिट में बोलते हैं, और बोलते हैं कि जो इंडियन मूवमेंट थी, ठीक है, उनके खुद के सेल्फ इंटरेस्ट थे। ये कॉलोनियलिस्ट भी ऐसे बोलते हैं कि उनके खुद के सेल्फ इंटरेस्ट थे जो लीडर्स थे, ठीक है, उनका कोई बेसिक मोटिव इंडिया को जो है फ्रीडम दिलाना या इंडिया के कॉज के लिए वो मूवमेंट नहीं कर रहे थे, वो उनके खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को जो है फुलफिल करने की बात करते हैं, ठीक है। इसी तरह ये दादा भाई नौरोजी को भी थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं सील, ठीक है। बेसिकली यही बोलते हैं कि जो लीडर्स हैं उनके खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए बस एक नेशन का, इंडिया का नाम लिया गया, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें हुई, ठीक है। फिर बट लेटर ऑन आप देखेंगे कुछ टाइम बाद जो है इनके थोड़े से व्यूज़ अब चेंज होने लगे, ठीक है। पहले क्या बोलते थे, ये हॉरिजॉन्टल की बात ही करते थे, ठीक है, कि हाँ एक ही लेवल पे इलाइट क्लास इमर्ज हुई है, बट डिफरेंट जो है कास्ट हैं, कम्युनिटीज़ हैं उनकी, ठीक है। तो उसके बेस पे जो है इंडियन नेशनलिज्म राइज हुआ, बट धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने वर्टिकल जो है डिफ्रेंसिएशन की भी बात करने लगी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोबिलाइजेशन नहीं थी, वो बोलते हैं कि वर्टिकल मोबिलाइजेशन भी थी। वर्टिकल कैसे थी आप देखेंगे अभी, तो देखिए ये वर्टिकल है, जैसे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बोलते हैं कि यहाँ पे लोकल पावरफुल इलाइट्स थे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक है, ज़मींदार जो हो गया, ठीक है, ज़मींदार जो है वो पावरफुल इलाइट क्लास में आ गया, बड़ा ज़मींदार। उसके बाद पीजेंट्स जो हैं वो थोड़ा लोअर क्लास आ गई, राइट। तो ये यहाँ पे वर्टिकल हो गई डिफ्रेंसिएशन। तो लेटर ऑन ये इस चीज़ की भी बात करते हैं कि ऐसे वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट भी जो है अराइज हुए थे। लोकल जो है इलाइट क्लास बहुत ज़्यादा अच्छे से इमर्ज हुई, लोकल मैग्नेट्स पावरफुल, ठीक है, बन गए थे। तो एक पैट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे जो है ये व्यू पॉइंट भी इनका चेंज होने लगा था, और इन्होंने अब क्या बोला
कि अब ना सिर्फ क्लास, कम्युनिटी, रिलीजन इसके बेस पे, सॉरी क्लास नहीं, कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी के बेस पे नहीं था, अब जो है वर्टिकली भी होने लगा था, ठीक है। अब एक इलाइट क्लास, पावरफुल इलाइट क्लास बन गई थी, बाकी नीचे जो कॉमन मासेस थे, ठीक है। तो इस तरफ से अब ये वर्टिकल डिफ्रेंसिएशन की भी बात कर रहे हैं कि अब इनमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे थे। एंड उसके बाद ये पॉइंट तो ये रखते ही हैं, बट साथ में इन्होंने जो पहले बात करी थी उसको तो ये साथ में रखेंगे ही कि ये सब चीज़ें ठीक है, बट बेसिक अभी भी जो एम था, ठीक है, वो कोलैबोरेशन थी, ठीक है। कोलैबोरेशन की एक चाहत थी इंडियंस के मन में विद द यूरोपियंस, क्योंकि उनको अपने सेल्फ इंटरेस्ट जो है फुलफिल करने थे, राइट। तो उनके माइंड में एक डिज़ायर थी, एक इच्छा थी कि हम ब्रिटिशर्स के साथ या कॉलोनियल पावर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करें और हमें जो है हमारे इंटरेस्ट पूरे हों, हमें अच्छी पोस्ट वगैरह मिल जाए, ठीक है। तो इस तरफ से जैसे रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस थे, म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है, प्रोविजनल असेंबली वगैरह, तो इनको था कि उसमें जो है हमें अच्छी कोई पोजीशन मिल जाए। तो आपस में इनमें ये कंपटीशन रहता था, जैसे हमने बात की पोस्ट उतनी नहीं थी जितने क्लेम करने वाले लोग थे, ठीक है। तो आपस में ये जो फोर्स मेन जो कंपटीशन रहता था, यही ये बोलते हैं कि फोर्स बनी बिहाइंड द नेशनल मूवमेंट जिसकी हम बात करें, ठीक है, रादर कि इंडियंस को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो वो बोलते हैं वो सेकेंडरी चीज़ें थी, प्राइमरी जो है ये आपस की इनकी गड़बड़ थी, ठीक है। जो अगर हम नेशन की बात करते हैं तो वो सेकेंडरी आ जाता है, बट पहले जो था इनका लोकल लेवल पे आपस में इनमें प्रॉब्लम्स हो रही थी, ठीक है। तो ये कौन बात कर रहे हैं, कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस। उसके बाद ये और बोलते हैं कि जो बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर आप देखेंगे, ठीक है, जो चेंजेस वगैरह हुए, नेशनलिज्म आया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल जो है पॉलिसीज ली, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करी जिससे जो है नेशनल मूवमेंट जो है अराइज हुआ। देखिए अब ये कैसे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के अगेंस्ट है या मार्क्सिस्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि वो लोग जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट हमारा हुआ उसमें इंडियन लीडर्स जो थे उनका रोल को रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट, कि हमारे जो इंडियन लीडर्स थे उनकी मेहनत थी, ठीक है, और उनके कारण उनकी अवेयरनेस थी स्टार्टिंग में जो उन्होंने मासेस को इन्वॉल्व किया। बट ये बेसिकली कैम्ब्रिज वाले उसके ऑपोजिट क्या कर रहे हैं, ये सारा क्रेडिट, सारा श्रेय जो है ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं कि उन्होंने ऐसी सिचुएशंस बनाई जिससे जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट का बर्थ हुआ। तो ये हम ये अच्छे से पूरी तरीके से देखें तो सही नहीं है, राइट, ठीक है। एक फैक्टर हम बोलते हैं इंडियन नेशनलिज्म में वेस्टर्न एजुकेशन का हुआ, या फिर जो है कनेक्टिविटी हुई रेलवेज के थ्रू, प्रेस आई, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं। बट आप अगर कंप्लीटली कह दें कि हाँ भाई सिर्फ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से हुआ, तो ऐसा नहीं था, राइट। हमारे इंडियन लीडर्स ने भी मेहनत की है, ठीक है, हमारे पास्ट में जाके एक्सट्रीमिस्ट ने वो भी काम किया है, ठीक है, पास्ट को रिडिस्कवर किया, लोगों को अवेयर किया, गांधीयन सारा जो फेज था, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ब्रिटिशर से ही जो है हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट हुई, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद ये फर्दर ये बोलते हैं कि कोई ये नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स वगैरह नहीं था, ठीक है। इसमें जो लीडर्स थे ये खुद के सेल्फ इंटरेस्ट, खुद की पावर के लिए लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से जो हुआ, इस तरह से ये जो है नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के अपोज करते हैं और कहीं ना कहीं जो कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियंस थे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इवन ये बोलते हैं कि जो नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की आप बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कांग्रेस हो गई, मुस्लिम लीग हो गई, ठीक है, तो उनमें भी उनको भी कौन कंट्रोल कर रहा था, ये पावरफुल इलाइट क्लास जो लोकल लेवल पे क्रिएट हुए थे, जमींदार वगैरह, यही कर रहे थे, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे अर्ली नेशनलिस्ट मॉडरेट्स के टाइम पे कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी, ठीक है। बाद में हुआ कि हम मासिस तक पहुंचे और लीडरशिप तो बाद में भी कहीं ना कहीं अपर क्लास के हैंड्स में थी, ठीक है। तो इस तरह से यही बात करते हैं कि ये सारा लोकल मैग्नेट्स, लोकल जो पावरफुल लोग थे उनके हाथ में थी, ठीक है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है सिर्फ नेशनल कॉज के लिए थी, ठीक है। बट ये है कि ये थोड़ा सा मतलब गलत भी अगर हम देखें, ऐसा नहीं था, बट हाँ इनका यही व्यू पॉइंट था, ठीक है।
तो इस तरह से ये रिकॉग्नाइज नहीं करते कहीं ना कहीं हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट के आइडिया को, और हमारे जो लीडर्स थे, ठीक है, उनको भी क्वेश्चन करते हैं कि वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ये सारी स्ट्रगल्स को जो है लॉन्च कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये टॉपिक देखा अच्छे से, राइट। तो ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि इनका जो बेसिक आइडियोलॉजी थी वो कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर से मैच करती थी और नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट को अपोज करते थे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम एग्ज़ाम्स से देखें, एग्ज़ाम्स के व्यू पॉइंट से देखें, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। एंड अगर आपका कोई भी डाउट होता है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए नोट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, या कोई और आपको हेल्प चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बी हैप्पी, बी सेफ, बाय बाय।